हेलो गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एस के आर्या। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी हाँ, जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने फर्स्ट यूनिट की बात की थी, फर्स्ट यूनिट को हमने पूरा कवर किया था। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड को कवर करने वाले हैं। तो गाइज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो हम सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले गाइज अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो गाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग के भी एग्जाम्स इजिली क्वालिफाई हो जाएं, इसलिए उस एग्जाम को क्रैक कर पाएं, इसलिए एग्जाम को बीट कर पाएं। तो गैस चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड यूनिट। तो गैस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो गैस उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को अब मैंने कवर किया है, पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में है। ठीक है, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपको डोंट वरी हो जाइए, एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं, परेशान नहीं होना है। मेरा पूरा वीडियो आप देख लीजिए, 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके 95% नंबर मैं दिलाऊंगा खाली इस वीडियो के दम पे। तो गाइस अगर आप मेरे वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, मैं ब्रीफली में शॉर्ट में आपको चीजें डिलीवर करूंगा। ठीक, लिखना आपके ऊपर मैटर करेगा कि आप किसको कितना अच्छे से लिख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सेकंड यूनिट का हमारा जो आज का पहला टॉपिक है उसका नाम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस यानी REP, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो गाइस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जरूरत, नीड्स, किसकी जरूरत क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट। अब बात आ गई इंजीनियरिंग की। ठीक है, कि इंजीनियरिंग में इसकी क्या जरूरत पड़ी, फिर पूछा गया है इसका प्रोसेस। यानी एक सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियरिंग के फील्ड पे, उसका जो प्रोसेस है हमको उसको समझाना है। ठीक है, तो गाइज मैंने पहले लेक्चर में आपको 4-5 टॉपिक बताए थे जो हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे डील करते हैं उसके बारे में हमने बताया था। वहां पे आपको बताया था, पहला टॉपिक बताया था आपको सेट ऑफ एल्गोरिथम, दूसरा बताया था सेट ऑफ रूल, तीसरा बताया था सेट ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय द ओनर। ठीक है, तीसरा था, चौथा आपका था क्लाइंट साइड से आप वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, पांचवा था आपका डॉक्यूमेंटेशन और 6 पार्ट आपका क्या था कि होस्ट। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ कंटेंट हैं, सेम कंटेंट पूरी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चलते रहते हैं लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है क्या है कि सॉफ्टवेयर की उस इंजीनियरिंग फील्ड पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या प्रोसेस है, हम इस यूनिट में उसको कवर करने वाले हैं। तो गाइस जो हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, इलेक्शन, ELICATATION है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन। इलिकेशन क्या होता है गाइस, इसका मतलब ये है कि जैसे इलिकेशन का मतलब आप बोल सकते हैं रिसर्च। ठीक है, लाइक अ रिसर्च इन द सेंस, जैसे कि अभी करंट टाइम पे अगर हम बात करें किसी, चलिए जाओ, ठीक है, हम ऐसी कोरोना की बात करते हैं। ठीक है, कोविड-19, यानी अभी कोरोना पे रिसर्च करी जा रही है, इसके एंटीडोट को बनाया जा रहा है, तो यानी कि रिसर्चिंग टाइप की। तो पहले से मेडिसिन है, ठीक है, लेकिन कोरोना के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो उस पर रिसर्च की जा रही है। सेम हमारे इंजीनियरिंग फील्ड पे होता है कि हम हर बार को सोचते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, कुछ नया फीचर लेके आए। पबजी की बात करें कि आज पबजी का ही लेटेस्ट अपडेट आया है। ठीक है, नया अपडेट आया है जो कि 7 मई से लेकर 13 मई तक है। ठीक है, तो जो अपडेट आते हैं वो कौन लेके आता है, आपके कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लेके आते हैं। यानी कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ नया लाने की सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एलिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ नया ढूंढ करके फाइंड करके लेके आता है। एलिकेशन का मतलब होता है कुछ नया, कुछ यूनिक लेकर के आना। ठीक है, अगला यहाँ पे अगला टॉपिक है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो गैस सॉफ्टवेयर का एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ, आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बता जाऊँ एनालिसिस होता क्या है कि एनालिसिस का मतलब ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या स्पेशल चीजें आप उसमें देने वाले हैं, क्या क्या आपके सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, क्या क्या आप उसमें इंक्लूड किए हैं अपने सॉफ्टवेयर को, ये आपके क्या हो गया, एनालिसिस हो गया आपके सॉफ्टवेयर का। प्लस एनालिसिस के साथ आपका ऐड होता है रिव्यू पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू पॉइंट इन द सेंस कि आपके हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइड है, आप अपने सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाइड हैं। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप सेटिस्फाइड हैं, मैटर ये करता है कि आप जिसको सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की बात मैंने आपको बताई थी। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने या किसी कंपनी के ओनर ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, एक सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करना है, तो गाइस उस सॉफ्टवेयर की पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, उसका एक छोटा सा डेमो वर्जन बनाते हैं, लेकिन उसकी एक विदाउट पूरा लीगल वे में, एक लीगल पेपर पे उसके एग्रीमेंट्स होते हैं, टर्म कंडीशंस होते हैं, सारी एक एक कोड, एक एक लाइन, एक एक
यूजर की नीड को उसमें लिखा जाता है। लिखने के बाद उस पर क्लाइंट के भी साइन होते हैं और आपके भी साइन होते हैं, उसके बाद आपकी डीलिंग चलती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अगला यहाँ पे अगला टॉपिक दिया हुआ है रिव्यू मैनेजमेंट ऑफ यूजर नीड्स। सेम थिंग, रिव्यू मैनेजमेंट ऑफ यूजर नीड्स। नीड्स इन द सेंस कि जो यूजर की नीड्स है, ऐसा नहीं कि भैया मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, वी आर डेवलपर, वी कैन डेवलप इट, ठीक है। अब क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास एक क्लाइंट आता है या कोई भी बंदा आता है, बोलता है कि सर हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर दीजिए। चलो ठीक है, हम डिजाइन कर दिए, तो हमारा काम ये नहीं होता है कि हम उसके अपने मन से कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करके उसको दिखा दे, सर ये फीचर है, ऐसे नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है कि उसकी पहले नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट को हमको पहले अंडरस्टैंड करना होता है, समझना पड़ता है कि वो किस टाइप में, कितने अमाउंट में, क्या क्या फीचर चाहता है, कैसे कैसे चाहता है। तो उसके विद इन दोज अमाउंट वी कैन क्रिएट द एप्लीकेशन और वी कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो हम अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं उसकी नीड्स क्या हैं। हमने पता कर लिया कि हाँ, मान लो अगला बंदा, आपके सामने वाली जो कंपनी है, आपके सामने वाली जो क्लाइंट है, वो चाहता है कि 10,000 रुपए में आपका एक सॉफ्टवेयर चाहता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर चाहता है। तो गाइस उस सॉफ्टवेयर की कीमत आपके अकॉर्डिंग समथिंग 30,000 रुपीज है और वो 10,000 रुपए से ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइस वो हम उसको फीचर्स देते हैं, लेकिन फीचर के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, डेटा साइज हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटा प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। वो सारी चीजें हम अपने हिसाब से मैनेज करके उसको हम देते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करती। लेकिन यहाँ बात क्या की जा रही है, रिव्यू ऑफ नीड, यानी जो रिव्यू है नीड की, जो रिव्यू है यूजर की तरफ से, तो वो क्या होनी चाहिए, यूजर आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए, यूजर की जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कि आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर रहे, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, डेली मतलब टाइम टू टाइम चीजें अपडेट होती रहें, और कभी मतलब ये एरर ना आए कि आपका डेटा लीक ना होने पाए, हैक ना होने पाए। ये सारी चीजें बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो गाइस यूजर को हम ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हम चीजों को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। वो जितनी चीजें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चाहता है हम केवल उतना ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये होगी यूजर की तरफ से नीड्स। गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी, यानी फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ये जरूर से जरूर आता है कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, ठीक है। फिजिबिलिटी इन द सेंस ये होता है कि फिजिबल, जैसे बोलते हैं ना कि ये बंदा बहुत फिजिबल है, फिजिबल मतलब एप्लीकेबल है, यानी फिजिबल का मतलब ये हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर या आपका वो एप्लीकेशन या आपकी वो EXE फाइल इस तरीके से होनी चाहिए कि हर एक चीज के लिए फिजिबल हो, जो इजीली मतलब इजीली कोई भी बंदा उस पर काम कर सके, ठीक है। आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, उसका इतना अच्छा, उसका इतना हार्ड इंटरफेस बनाओ कि एक नॉर्मल पर्सन इजीली उसको यूज ना कर पाए, तो मार्केट में वो बिकने से रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपल वे में एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे सिंपल इंटरफेस बना के, ठीक है, अच्छा सा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जिसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो गाइस सिंपल इंटरफेस का मतलब क्या होता है, फायदा ये होता है कि सारे लोग इजीली इसको यूज कर पाते हैं, यानी बहुत ही इजीली फिजिबल है। फिजिबल के साथ दूसरी बात ये आती है कि आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में किस रैंक को होल्ड कर रखा है, यानी आपने अगर गूगल पे, जैसे वो सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते हैं, हम सर्च करके डाउनलोड करें गूगल पे, तो गूगल पे भी इजीली हमें मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, फिजिबल है। फिजिबल का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज गाइस, अगर फिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें गूगल पे मिल गया, अगर हम चाहते हैं कि हमको इतने कम अमाउंट में उसका एक छोटा पैकेज मिल जाए, वर्जन मिल जाए, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी या फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। यानी जो चीज हमको हमारे हिसाब से इजिली वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन इजिली ट्राई इट, वी कैन फॉलो इट, ठीक है, इजिली जो हम अपनी तरफ से, यानी जो यूजर है, यूजर को चीजें इजिली जब मिल जाती हैं तो वो हम फिजिबल कराते हैं, ठीक है। जैसे कि जियो की बात करें तो जियो में आपको पहले फ्री डेटा था, वो आपके लिए फिजिबल था कि फ्री में मिलता था, लेकिन उसके बाद से चीजें बंद हो गई, ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी का आपको मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अगली बात करते हैं हम मॉडलिंग डेटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। तो फ्लो डेटा डायग्राम्स क्या होता है कि भैया एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके बारे में एक अलग से ट्यूटोरियल, अलग से वीडियो बना दूंगा। क्या होता है, एक जैसे आपका मेन पोर्शन हो गया, आपका हेड हो गया, आपका मेन बॉस हो गया, मेन बॉस के नीचे छोटे से और उसके नीचे और एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय के नीचे और एम्प्लॉय हो गए। एक तरीके का आपका ब्लॉक डायग्राम बनता है कि आपका सिस्टम कैसे किस वर्क पे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो इन द सेंस आपका जो भी डेटा है, इनपुट और आउटपुट किस वे पे, किस डायरेक्शन में वे फॉलो कर रहा है, कैसे आपका रूट जा रहा है, कैसे आपका डेटा इन कर रहा है, कैसे आउट आ रहा है, कैसे प्रोसेस है, कितने बग्स है, कितने एरर्स है। इस तरीके के चार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ चार्ट और डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है।
और गाइज जो हमारा अगला टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो गाइज आपने पहले ही पढ़ा होगा एंटिटी सेट क्या होता है। तो गाइज एंटिटी सेट इन द सेंस मतलब ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, ठीक है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप की बात होती है एंटिटी रिलेशन कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मान लीजिए ये पार्ट आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये पार्ट आपका हार्डवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चलिए हम बात करते हैं एक कंपनी का ले लेते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी पे आप मान लीजिए कंपनी है, वहां का मैं एम्प्लॉय हूं और मेरे अंडर में कोई क्लाइंट आया है जिसका मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं काम तो बेसिकली मेन काम किसका कर रहा हूं, कंपनी का कर रहा हूं। और मैं सैलरी कौन दे रहा है मुझे, कंपनी दे रही है। लेकिन बंदे के लिए काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मेन फ्रेमवर्क है वो कंपनी का है, वर्किंग मैन पावर मेरी है, ठीक है। और काम किसका हो रहा है, नीचे वाले क्लाइंट का। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए मैं हूं, मेरे लिए वो है, हम तीनों में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। वो कोई भी रिलेशन हो, वो सैलरी को लेकर के हो या कोई भी रिलेशन हो, उस तरीके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक है डिसीजन टेबल। तो गाइस डिसीजन टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट का। डिसीजन टेबल के देखिए, एक आपने डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ा होगा, सुना होगा डिसीजन मेकिंग की मान लीजिए आप किसी तरह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, ठीक है, कि आपके पास ही बस ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप ही डिसीजन ले लें, इसके अलावा कोई डिसीजन अगला नहीं ले सकता। मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको मोबाइल फोन रास्ते बाइक से गिर गया, तो आपके पास ही ऑप्शन होता है कि आप उतर के बाइक से उस मोबाइल फोन को उठा लें या तो जाने दें। इस तरीके के डिसीजन जो मतलब केवल आप ही ले सकते हैं, इस तरीके के हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की है डिसीजन टेबल। तो गाइस डिसीजन टेबल क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, वहां पे एक टेबल फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम एंड कोड, ठीक है। जब वहां पे कोड को एल्गोरिथम के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, वहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वहां पे क्या होता है कि हम वहां पे एक एक कोड को, एक एक एल्गोरिथम को फिजिबल बनाते हैं और उसको एक सिंक्रोनाइज करते हैं एक सिंगल वे में। कहने का तात्पर्य यह है कि हम वहां पे पहले से ही प्री डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, ये वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा, ये वाला इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। यानी हम अपने हिसाब से उसको सिंक्रोनाइज करके एक वे में, स्टेट वे में उसको फॉलो करवाते हैं, रन करवाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका डिसीजन टेबल। जैसे कि मैंने कहाँ पे कंडीशन दे दी कि जब तक कि आप अपने वेबसाइट पे, मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, वेबसाइट बनाने के बाद जब तक कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला डिसीजन टेबल हो गया कि पहला हमने टेबल में इसको बोलते हैं एक मिनट क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके का आप कहते हैं कि बाउंडेशन लगाना, ठीक है, या एक तरीके का हम कहते हैं कि चलो यहाँ पे एक हमें वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है वैलिडेशन, ठीक है, एक तरीके का वैलिडेशन लगाना, ठीक है। हमने टेबल पे वैलिडेशन लगा दिया, वैलिडेट कर दिया उस टेबल को, पहली रो को, पहली कॉलम को या पहले आपके इनपुट को। जब तक कि आप वहां पर रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक कि आप उनकी वेबसाइट पे एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं कि डिसीजन टेबल। अगला हमारा टॉपिक है एसआरएस, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिकेशन, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, एसआरएस, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो गाइस हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी एसआरएस की, तो एसआरएस की ही बात चल रही है। क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसका फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर की इनपुट, आउटपुट और बाकी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि क्लाइंट आपकी बात से सहमत है, खुश है, क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है, ये नीड्स है, कैसे उसको ग्रो करेगा, क्या क्या उसको और ऐड करना चाहिए अपने आपके कंटेंट में, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है IEEE स्टैंड फॉर SRS, ठीक है। IEEE क्या होता है, ठीक है, तो IEEE का मतलब होता है IEEE का मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है। तो IEEE को समझने के लिए, पहले इसको समझने के लिए हम थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। एसआरएस की बात हो रही थी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में जो IEEE होता है, IEEE इन द सेंस जो एक्सटर्नल इंटरफेसेस है, जैसे कि अगर हम बात करें गूगल पे की, यहाँ पे गूगल पे क्या करता है, आप जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो गूगल पे के पास जाता है, गूगल पे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता है अगले को, वो पैसा जाता है आपकी बैंक के पास, बैंक के पास से फिर पैसा आता है गूगल पे के पास, गूगल पे देन आपको ट्रांसफर करती है। इस तरीके के जो रोटेशंस होते हैं, इस तरीके की जो वैलिडेशंस होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं,
IEEE यानी एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेसेस को हम अपने प्रोग्राम में, अपने एल्गोरिथम में यूज करके उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर, SQA। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर इन द सेंस, इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, वो कम साइज में आपका अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसका इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए और वो लैग ना करे, हैक ना हो जाए, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका डेटाबेस प्रोसेसिंग अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, इजीली फिजिबल हो कहीं से भी, और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, और उसके अंदर जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में कोड की जाए, जो उसका इंटरफेस है, जो हमारा आउटपुट यानी फ्रंट एंड हो, फ्रंट एंड में क्या हो कि हर बंदा जो भी उस वेबसाइट को या आपके सॉफ्टवेयर को जो यूज करे, उसको इजीली उसके ऑपरेशंस हैं या उसके जो भी टैब्स हैं या मेन्यूज हैं, उसको इजीली समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका SQA यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, या एश्योर भी बोलते हैं। ठीक, अगली बात आ गई यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन की गाइस, वेरिफिकेशन क्या होता है कि वेरिफिकेशन में करते ये हैं कि जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि वो 18+ के लिए ही केवल वैलिडेशन है, यानी वोटिंग का एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया, तो वहां पे पहले वेरीफाई करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो वेरिफिकेशन एक पहला ये वेरिफिकेशन होता है जिसमें वैलिडेशन का रोल होता है। ठीक है, दूसरा वेरिफिकेशन कंपनी करती है, यानी आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आप यूज कर रहे हैं, कंपनी आपके पास एक बार मेल करती है, कंपनी का बंदा आपका एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय आपके पास जाता है कि सर हमारे सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपसे पूरी डिटेल लेता है और अपने रिव्यू में 5 स्टार, आपने देखा होगा जो रेटिंग देते हैं कंपनी, अपनी आपकी रेटिंग को होल्ड करके वो शो कराती है। ठीक है, तो जो आपकी रेटिंग ली जाती है वो इसलिए ली जाती है कि एक तरीके का आपका फीडबैक होता है। ठीक है, जो आपका फीडबैक होता है तरीके कंपनी के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन, कि इतने सारे लोग हमारे यूजर हैं, मिलियंस ऑफ हमारे यूजर हैं जो हमको वेरीफाई कर चुके हैं, हम पे अभी भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वैलिडेशन। वैलिडेशन आपको गाइस बता दी कि वैलिडेशन होता क्या है। वैलिडेशन हम लगा देते हैं किसी भी चीज पे तो उसके हिसाब से वैलिड होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे SQA प्लान्स। ठीक है, तो SQA का मतलब क्या हो गया भाई, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हिसाब से हम अपने हिसाब से कुछ प्लान निकालते हैं। ठीक है, कि हमने चलिए होली में एक प्लान निकाला कि अभी गाइस अगर मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर की कीमत हमने डिजाइन कर दी कि मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन करेंगे, अगर मान लीजिए 2 पेज का आपका सॉफ्टवेयर है, उसकी लास्ट कॉस्ट है, जो प्राइस है 30,000, होली के टाइम पे हमने डिस्काउंट करके 15,000 कर दिया। तो गाइस वो आपके अपने ओन प्लान है, आप अपने हिसाब से कैसे उसको डिजाइन कर रहे हैं, कंपनी किस ट्रिप पे, किस फीचर पे या कैसे काम कर रही है, तो कंपनी और आपका वो पर्सनल इश्यूज होता है कि आप किस बियॉन्ड पे पैसा कमा रहे हैं, क्या फीचर्स हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो आपके अपने ओन प्लान्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क क्या होता है, तो गाइस देखो, जब कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सारी चीजें आपको 7-8 टॉपिक आपको पॉइंट बताते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या क्या करते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, फ्रेमवर्क। यानी सॉफ्टवेयर बना लेकिन साइड में भी तो बहुत सारा काम हो, आपने लोगो डिजाइन किया, कंपनी के पास गए, दौड़े भागे, उसका क्लाइंट का आपने नाम समझा, क्लाइंट के सारे नीड्स रिक्वायरमेंट को आपने समझा, बनाया, मॉडिफाई किया, फिर समझ नहीं आया, फिर उसके पास गए, फिर समझाया, पूछे, यानी जितना भी आप सारा करते हो सारा क्या कहलाता है, आपका एक तरीके का फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ISO 9000 मॉडल। तो गाइस ISO 9000 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो गाइस इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ISO 9000 मॉडल। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने मान लीजिए चलिए हम SCL का ले लेते हैं, HP ले लेते हैं। ठीक है, HP से मैंने कोई एंटीवायरस या कोई भी एक सॉफ्टवेयर परचेज किया। परचेज करने के बाद क्या होता है कि कंपनी मान लीजिए आपका 6 साल के लिए आपका वो सॉफ्टवेयर वैलिडेट है। ठीक है, तो 6 साल में जब आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर होने वाला होगा, सॉरी 6 मंथ के लिए वैलिड है, ठीक है, एक्सपायर होने वाला होगा, तो कंपनी आपको एक मेल भेजेगी, आपको मैसेज भेजेगी, आपको कुछ ना कुछ देगी कि सर आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर होने वाला है, या हमारी सर्विसेज अब खत्म होने वाली हैं आपके लिए, या हमारे ये प्लान है, आप इसको रिकंटिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ISO 9000। ठीक है, इस तरीके के मतलब जो आपके लिए कुछ मेंबरशिप टाइप का होता है, इसको ISO 9000 बोलते हैं। ये कितने सालों के लिए वैलिड है, आपके सॉफ्टवेयर की बार बार टेस्टिंग की जाती है, बार बार उसको प्रोग्राम को एरर सॉल्व की जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है,
अगला हमारा जो टॉपिक है SEICMM मॉडल। CMM मॉडल का मतलब होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। इसका मतलब होता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना काबिल है, कितना कंपैटिबल है, ठीक है, कितना कंफर्टेबल है। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि आज को आपको वीडियो समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।